तो वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि ये जानकारी केवल केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, ये कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में जोखिम होता है और आपके सभी निर्णय जो है आपकी जिम्मेदारी पर या आपके रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से वहां पर लेना चाहिए। जो हम संडे के दिन सीरीज लेते हैं, उस सीरीज में बहुत सारी चीजें जो है हमने वहां पे देखी हुई है, और उन सीरीज के माध्यम से हमने कुछ चीजों को अंडरस्टैंड किया है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्कआउट करता है, क्या वहां पर कैंडलस्टिक्स काम करती है। कैंडलस्टिक्स में भी दो तरीके वाले कैंडलस्टिक्स है, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक्स है, डबल कैंडलस्टिक्स है, और उनमें बहुत सारी चीज है। बट ये सब जो है हमें करना क्यों है, ये भी हमें पता वहां पे होना चाहिए। जैसे कि कैंडल से हमें पता चल जाता है कि बुलिश वहां पे प्लेयर स्ट्रांगर है या बेरिश प्लेयर वहां पर स्ट्रांगर है। ये बहुत सारी चीजें वहां पर रहेगी। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब वहां पर एक्चुअली क्या है, क्या हो रहा है, और उसके बिहाफ में हमें क्या स्टैंड जो है वो लेना चाहिए। तो यही चीज जो है हम इस वेबिनार के माध्यम से बहुत सारे टाइम जो है वहां पे कंसिडर करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली हर एक का मोटो यही है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट में उसको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनाना है। तो दोस्तों ज्यादातर लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लेकिन गोल के बिना इन्वेस्टमेंट करना ऐसा है कि जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। मतलब यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बट आपका उसमें कोई भी गोल नहीं है, देन ऑब्वियसली एक इस तरीके वाला ये चीज रहेगा कि आप गाड़ी चला रहे हो बट कहां पर जाना है ये आपको पता नहीं है। तो आप सही यूट्यूब चैनल पे आए, और इस वीडियो में हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या रहती है वो हम समझेंगे। और दूसरी बात यह है कि असेट एलोकेशन कैसे किया जाता है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से सीखेंगे। इसके साथ जो महंगाई है जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, वो आपके गोल को कैसे खा जाती है वो भी हम समझेंगे। इसके साथ ही पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग क्यों जरूरी है वो भी हम जो है इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। और अंत में एक रियल लाइफ हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे, जिससे आप आज ही अपना गोल प्लान बना पाओगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें जो है वहां पर पता चलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या यहां पर आती है वो हमें यहां पर समझनी जरूरी रहेगी। तो फर्स्ट जो पार्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा, और वो फर्स्ट पार्ट क्या रहता है, वो हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वहां पर चलेंगे। तो मैं स्लाइड्स पर लगा देता हूं। ये गोल इन्वेस्टमेंट प्लान आखिर होता क्या है और इसका क्या इस्तेमाल जो है हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में वहां पर हो सकता है। तो गोल इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आपको पता है, गोल मतलब मुझे कुछ घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, शादी का खर्चा करना है, कोई नई गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट लेना है, फॉरेन ट्रिप लेना है। ये सारे कॉमन फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं। हर एक की एक ख्वाहिश रहती है, हर एक की उम्मीद रहती है। बट एक गोल विदाउट प्लान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ख्वाहिश हो सकती है। इसका मतलब ये है कि पहले आप गोल तय करो और फिर उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उसे ही गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको वहां पर आपका गोल जो है वो सेट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि टारगेट को आपको सेट करना पड़ेगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको वहां पर एक्शन और प्लान जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कॉमन गोल्स क्या रहते हैं। जैसे किसी को घर खरीदना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई वहां पे करनी है, किसी को शादी का खर्चा वहां पे उठाना है या खुद की शादी करनी है, किसी को गाड़ी जो है वो लेना है, किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से करना है, किसी को फॉरेन में ट्रिप वहां पे करनी है। तो ये सारी चीजें वहां पे कॉमन गोल के हिसाब से। बट लोगों से क्या गलत तरीका वहां पे होता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि हमें गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी पता होने चाहिए। जो भी पैसा बचा है वो ही मैंने एसआईपी में डाल दिया, ये लोगों से वहां पे गलती हो जाती है। तो आपने यदि प्री डिसाइडेड किया है कि मुझे भाई साहब यहां पर इस तरीके से जो है गोल मुझे डिसाइड करना है, इन कॉमन गोल्स के कंपैरेटिवली इसके जगह पे जो गलत तरीका लोगों से होता है, जो भी पैसा मेरे पास बचा हुआ है वही मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में
एसआईपी में वो डाल दिया, ये गलती लोगों से होती है। और यदि ये गलती लोग कर रहे हैं देन ऑब्वियसली वो बहुत ही तगड़े तरीके से उनकी जो अपॉर्चुनिटी जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो वहां पे गंवा दे रहे हैं। तो सही तरीका क्या है इसमें? यदि मुझे सही तरीका ढूंढना है तो ऑब्वियसली इसमें क्या चीजें रहेगी, तो सही तरीके के लिए मुझे 10 साल बाद 50 लाख रुपए जो है वो चाहिए। यही सही तरीका है। तो जब भी आप गोल प्लानिंग के लिए तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि आपका टाइम फ्रेम कितना है। आपको 6 महीने में चाहिए, आपको 2 साल में चाहिए, आपको 4 साल में चाहिए, आपको 15 साल में चाहिए, आपको 20 साल में चाहिए। जैसे मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दिया है कि मुझे 10 साल बाद जो है 50 लाख रुपए चाहिए, जो आज मुझे कितना और कहाँ इन्वेस्ट करना होगा इसके बारे में सोच विचार के बारे में वहां पे दिखाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विश के हिसाब से मैं कर रहा हूं और मुझे सिर्फ यही चीज चाहिए बट उसके लिए मेरे पास कोई भी एक्शन और प्लान नहीं है, देन ऑब्वियसली मुझसे कुछ तो गलती होने की संभावना जो है सबसे ज्यादा वहां पे हो सकती है। तो यही, ये जो एग्जाम्पल आपको दिया है इसे ही हम क्या कहते हैं, गोल बेस्ड प्लानिंग कहते हैं। तो यही है आपका गोल बेस्ड प्लानिंग, कि आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और उस हिसाब से आप उस दिशा में जाने के लिए आज से ही एक छोटे छोटे स्टेप्स वाला जो है प्लानिंग वहां पे करोगे, और उस प्लानिंग के बदौलत उसके हिसाब से आपको जो है आउटकम मिलने की वहां पे कोशिश जो है वो होती हुई दिख जाएगी। तो ये हुआ पहला पार्ट। मुझे लगता है आपको पता हुआ होगा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो क्या होता है। अब अगला जो सवाल है, असेट एलोकेशन क्या होता है, वो हमें अच्छे तरीके से यहां पे समझना होगा, क्योंकि असेट एलोकेशन से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो है हमें वहां पे पता चल जाएगी। तो असेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आप पैसा जो है, आपका पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट करने के वाले हो। क्योंकि आपने यदि गोल सेट कर दिया है तो आपको आपका पैसा जो है इन्वेस्ट करना होगा, और उस इन्वेस्टमेंट में भले ही वो 100 रुपए से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि 10 हजार ही चाहिए, 25 हजार ही चाहिए, 30 हजार ही चाहिए। आपको यही चीज देखनी होगी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां कहां पे जाता है। तो एसेट एलोकेशन में मेन क्लासेस कौन कौन से हैं, वो समझना यहां पर बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेन एसेट क्लासेस यदि आपको एक बार समझ में आ जाए देन ऑब्वियसली आप वहां पे एलोकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो वहां पे लोकेशन है वो है इक्विटी, जो कि इक्विटी शेयर्स रहेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहेगा। तो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में आप जो है आपका पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्गर हॉरिजॉन के हिसाब से। वहां पर डेब्ट भी रहेगा जिसमें एफडी रहेगा, जैसे कि डेब्ट म्यूचुअल फंड रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के या प्राइवेट बॉन्ड्स भी वहां पे आपको दिखेंगे। तीसरा जो एसेट एलोकेशन का लोकेशन रहेगा वो गोल्ड रहेगा, जिसमें आप एक पार्ट जो है इन्वेस्ट कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रैली, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिप। और तीसरा जो है कैश इन हैंड वहां पे होना चाहिए, क्योंकि कैश और लिक्विडिटी जो है बहुत सारी चीजें आपके लिए आउटकम करेगी, और उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि एक्चुअली ये जो एसेट एलोकेशन आपने जो किया है, इस एसेट एलोकेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग वहां पे पता चल जाएगा कि भाई साहब मैं ये जो भी पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं वो काम तो मेरे लिए करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो राय या दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही वो मेरे लिए काम करना शुरू कर जाएगा उससे मुझे अंदाजा आ जाएगा कि भाई साहब जो एसेट एलोकेशन जो है, मतलब एक, यदि इसमें कोई भी हिट कर जाता है, एक बुरी तरीके से गलत आप हो जाते हो, तो दूसरा जो है आपको बैलेंस करेगा। मतलब आपको एक जगह पे जो है वो रखेगा। यदि आप सभी जगह गलत जगह पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है देन इस एसेट एलोकेशन से आपका क्या होगा, जो भी पैसा आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है वो सारा की सारा जो है वो डूब जाएगा। तो जनरली यहां पे ये ध्यान दीजिए कि जो भी आपने वहां पे काम किया है तो उस काम में आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई साहब मैंने तो पैसा यहाँ पे इस तरीके से इन्वेस्ट किया था, और उसमें मेरा एसेट एलोकेशन जो है इस तरीके से सही मायने में जो है वहां पर काम कर रहा है। तो इसमें गोल्डन रूल क्या है, तो इक्विटी जो है ग्रोथ के लिए रहता है। मतलब हमेशा हर एक की ख्वाहिश रहती है कि उसने जो भी एक XYZ काइंड ऑफ स्टॉक जो है खरीदा है तो वो क्या होना चाहिए, तगड़े तरीके से वहां पे बढ़ना चाहिए। बट इक्विटी उसके में जो है ग्रोथ के लिए रहता है, और डेट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, डेट फंड्स जो कि म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, या बॉन्ड्स जो कि गोल्ड बॉन्ड्स में रहेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस वाले बॉन्ड्स में रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेगी। उसमें आपको ये चीज वहां पे समझनी है कि जो भी मैं वहां पे काम कर रहा हूं वो मेरे लिए एक सही तरीके से जो है वो वर्कआउट करेगी, और उसकी बदौलत मैं एक अच्छे तरीके वाला जो एसेट एलोकेशन का यूटिलाइजेशन जो है वह कर सकूंगा। अब इसमें दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाता है
कि टाइम के हिसाब से अलोकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अंदाजा आना बहुत ही जरूरी है। तो ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से हमें अलोकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि आप में दिक्कत हो गई देन आप जो है वहां पे फंसने की संभावना हो सकती है। तो इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है और उसका आप अंदाजा कैसे ले सकते हो। तो टाइम के हिसाब से आपका अलोकेशन जो है शॉर्ट टर्म में, जो कि 0 to 3 साल के हिसाब से, जहां पर आप ज्यादा डेट में जो है इन्वेस्ट करोगे, कर्ज वाले जो फंड्स रहेंगे या बॉन्ड्स रहेंगे उसमें करोगे। तीसरा जो आपका टर्म रहता है वो मीडियम टर्म रहता है, जो कि 3 से 7 साल के लिए रहता है, जो कि एक बैलेंस स्टेज आपको दिखाता है। और लॉन्ग टर्म में आपको 7 साल से ज्यादा, जो कि इक्विटी में चीजें आपको बनती हुई दिखेगी। तो आप यहां पे खुद को ये क्वेश्चन पूछिएगा कि आपने जो भी एलोकेशन किया है उसमें आपने शॉर्ट टर्म डेट में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 3 साल से, 0 to 3 साल के हिसाब से। मीडियम टर्म में आप जा रहे हो तो उसका मतलब 3 से 7 साल होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप जा रहे हो मतलब 7 साल से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी चीज आपको मिल रही है तो उसका टाइम तो वहां पर लगेगा, और उस टाइम के हिसाब से आपको अलोकेशन होना चाहिए। तो ये चिंतन मनन जो है आपके पास होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन, खुद के चीजों को इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आज तो हर एक को फास्ट मनी चाहिए, बट इस फास्ट मनी की केस में आपको लॉन्ग टर्म के में आपके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपके गोल के हिसाब से आपको क्या चीजें चाहिए। और याद रखिएगा, रिस्क आपकी उम्र से नहीं होता, आपकी गोल की टाइमिंग से तय होता है। तो जनरली रिस्क क्या है, रिस्क यही है कि रिस्क आपकी उम्र से तय नहीं होगा, वो गोल के टाइमिंग से वहां पे तय होता है, और उसको आपको वहां पे पहचानना बहुत ही जरूरी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा एसेट एलोकेशन के हिसाब से कि भाई साहब, मैं यदि एसेट एलोकेशन कर रहा हूं तो उसमें मेरे लिए क्या कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकते हैं। अब लोगों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए उसके बारे में जो है हम वहां पे समझेंगे कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, लोगों की दिक्कत वहां पर क्या है, और क्यों उनके लिए ये जो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल, सबसे महत्वपूर्ण बात जो वहां पे प्ले आउट हो जाती है वो है इन्फ्लेशन एज अ, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एज अ साइलेंट किलर। क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है वो तगड़े तरीके से हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो यही बात आपको वहां पे समझनी होगी। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि क्या ये चीज है। तो सबसे खतरनाक चीज जो है वो महंगाई है। मान लीजिए आपके जेब में आज 100 रुपए है, और उस 100 रुपए की वैल्यू 10 साल बाद क्या रहेगी, उस 100 रुपए की वैल्यू शायद 10 साल बाद 50 रुपए भी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि आपको बताना चाहूं तो उसका मतलब क्या है। मान लीजिए आज आपकी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आज के डेट में 10 लाख रुपए, और महंगाई या इन्फ्लेशन जो है 8% के अराउंड है। तो 10 साल बाद वो जो आज के 10 लाख है, वो 10 साल बाद लगभग 21 से 22 लाख के अराउंड जो है वो जाते हुए दिखेगा। और उस हिसाब को आपको किल करने के लिए, आप उसको कवर करने के लिए आपको इस इंफ्लेशन इंपैक्ट के आगे जो है वहां पर जाके काम करना होगा। तो गलतियां कहां पर होती है, प्रॉब्लम कहां पर है, वो हम यहां पे समझेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, गोल को कैलकुलेट करते हैं। वो समझते हैं कि भाई साहब मेरा गोल तो इतना है, उसको मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, फॉरेन ट्रिप लेना है। बट उसमें वो महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को जो है वो भूल जाते हैं, और इस वजह से उनकी जो कैलकुलेशन जो है वो पूरा गलत वहां पे हो जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के हिसाब से यही चीज मैं बताऊंगा कि हमेशा जो है आपका गोल जो है वो कैलकुलेट करें। गोल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए सही रहेगा, किस टाइम फ्रेम में आप वर्कआउट कर रहे हो। और इसमें आपको हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट जो है वो समझना वहां पर रहेगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट जो है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब है जो महंगाई है उसके ऊपर आपको जो है रिटर्न्स वहां पे मिलना चाहिए। अब इसमें क्या दिक्कत है, कंसिडर करिए आज आपने एक्स वाई जेड स्टॉक में 1 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं, और लगभग 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,45,000 के अराउंड जो है वो हो चुका है। मतलब आपको लगभग आपका 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 45,000 हो गया। बट उसी टाइम यदि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है 10% के आसपास है, 10% के आसपास है, मतलब आपको कितना एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है, वो चीज यहां पे पढ़ने के लिए है। तो यदि
आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और 10% का महंगाई है, तो उस केस में आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिनिमल ही मिल रहा है, मतलब अप टू द पॉइंट ही मिल रहा है। तो ये बात भी आपको समझना होगा कि भाई साहब, यदि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और इन्फ्लेशन जो है वो 10% के अराउंड है, तो मुझे ये चीज वहां पे देखनी होगी कि क्या मैं सही पार्ट में जा रहा हूं क्या। देन ऑब्वियसली वहां से मुझे एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वहां से कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि भले ही वो 45,000 जो है वहां पे आपको एज अ रिटर्न वहां पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट रिटर्न जो रहेगा फाइनली इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, जो कि 45% के हिसाब से रहेगा। और इसमें आपका 10% का इन्फ्लेशन मतलब आपकी जो रियल वैल्यू रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 8.9% के हिसाब से रहेगा। इसका मतलब इस एग्जांपल से ये है कि भाई साहब, भले ही आपको 45% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट वहां उस केस में आपका इन्फ्लेशन जो भी है वो भी बढ़ रहा है, वो लगभग 10% के आसपास से बढ़ रहा है। और इसी वजह से असल में कमाई आपकी जो है सिर्फ जो है ना 9% के आसपास ही रहेगी। मतलब आपको जो 45% यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, उसके कंपेरेटिवली ये सिर्फ 9% के आसपास ही आएगी। तो ये चीज जो है आपको वहां पे समझनी जरूरी है। मैंने लोग के बहुत ही वहां पे बोस्टिंग करते हैं, बड़ाई मारते हैं कि भाई साहब मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 45,000 का प्रॉफिट हो गया, तो मेरे लिए 45% हो गया। बट आप उसमें इस महंगाई को भी ऐड करना होगा, और उसमें आपको 3 साल में आपकी जो ये महंगाई जो है वो लगभग वो हो गया 9% के हिसाब से ये चीज है। तो वो काटने के बाद सिर्फ आपके लिए असल में जो कमाई है वो 9% के आसपास ही वहां पे रह जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रहना होगा। तो एब्सोल्यूट रिटर्न भले 45% आपको दिखा रहा है, बट रियल पिक्चर में वो सिर्फ जो है 9% के आसपास है। तो ये ध्यान आपको वहां पे रखना बहुत ही जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि एक्चुअल पावर आपकी इंक्रीज जो हुई है वो 8,900 के अराउंड हुई है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या मैं सही चीजों को देख रहा हूं, क्या क्या मैं गलत तो चीजों को अंडरस्टैंड ये तो नहीं कर रहा हूं ना। तो ये समझना वहां पे जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है एक साइलेंट किलर है, उस साइलेंट किलर को आपको वहां पे समझना भी जरूरी है, और उससे आपको अंदाजा भी आ जाएगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है। अब चौथा पार्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि आपने जिस स्टॉक में भी जिस चीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो हमेशा वो चल जाएगा ऐसे थोड़ी है। उसमें आपके लिए दिक्कत जो है वो होती हुई रहेगी। कुछ स्टॉक भागेंगे, कुछ स्टॉक जो है वो नहीं बढ़ेंगे, और उसमें आपके लिए जो है दिक्कत होने की संभावना वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो रहती हुई दिखेगी। तो पोर्टफोलियो में आपका रिबैलेंसिंग होना बहुत ही जरूरी है। रिबैलेंसिंग क्या है इसको हम समझेंगे। मान लीजिए आपने मान लीजिए कि आपने जो है इक्विटी में 60% का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने इक्विटी के वाले जो शेयर्स है उसमें 60% किया है, और 40% जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेट फंड्स उसमें किया है, 40% आपने डेट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए कि मार्केट जो है वो 75% बढ़ गया, मतलब इक्विटी जो है, इक्विटी वाला मार्केट वो लगभग हो गया 75%, वो बढ़ गया। तो क्या हुआ? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो बढ़ गया है, इस वजह से आपका रिस्क भी जो क्या होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको जो भी रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो रिटर्न जाने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। तो रिबैलेंसिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिबैलेंसिंग क्या है? रिबैलेंसिंग का मतलब ये है कि आपको इक्विटी से थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो निकालना होगा। मतलब आपको जो भी परसेंटेज ऑफ रिटर्न वहां पे देखने को मिल रहा है, तो उस इक्विटी से थोड़ा सा प्रॉफिट जो है आपको वहां पे बुक करना, प्रॉफिट निकालना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ जो भी प्रॉफिट हुआ है अगेन आपको वो डेट में, जो कि आपके लिए फिक्स रिटर्न में रहेगा, उस डेट में आपको वहां पे डालना बहुत ही जरूरी है। और वापिस से आपका जो रेशियो इनिशियली 60-40% था वो अगेन 60-40% का रेशियो जो है आपको मेंटेन करना होगा। तो ये होता है पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। इससे आपका जो रिस्क जो है ना दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि रिस्क मैनेजमेंट में
ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ध्यान दीजिए हमेशा कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट वहां पे देखने को मिल रहा है, कहीं पे बहुत सारी चीजें हो रही है, बट उसमें ये भी आपको समझना होगा कि भाई साहब यदि मैं कोई भी पोर्टफोलियो के रिबैलेंसिंग के स्टेज में जा रहा हूं, तो उसमें मुझे ये ध्यान देना है कि जो भी मुझे प्रॉफिट दिख रहा है वो जाना नहीं चाहिए। यदि वो जाएगा देन ऑब्वियसली मेरा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टमेंट जाने की सबसे ज्यादा संभावना जो है वो रहेगी। और इस वजह से मैं जो वो जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि हर एक के केस में होता है कि काश मैंने यार वो रखा हुआ था, काश मैंने यार वो किया हुआ होता, तो इससे क्या रहेगा कि भाई साहब मुझे ये जो रिबैलेंसिंग जो है, उस रिबैलेंसिंग का यूटिलाइजेशन वहां पे सही मायने से जनरली जो है वो होना चाहिए। और उसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इनिशियली आपने जो 60-40% के हिसाब से जो स्टार्ट किया था, वो आपको बाद में अगेन वहां पे रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी है। तो इस वजह से ये पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग जो है एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो और भी कुछ चीजें यहाँ पे है और उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो क्या रहेगा, तो रिबैलेंसिंग में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका रिबैलेंसिंग क्या करता है, रिबैलेंसिंग जो है आपका इंपॉर्टेंट तरीके से एक चीज वहां पे करता है, वो ये है कि आपका रिस्क को वो कंट्रोल करेगा। जो भी रिस्क आपका बढ़ा हुआ है, उस रिस्क को कंट्रोल करना उसका काम वहां पे रहता है। दूसरी बात यह है कि आप में जो भी एज ए ह्यूमन बीइंग इमोशंस रहते हैं, उस इमोशंस को हटाने का काम वहां से रिबैलेंसिंग से होता है। और तीसरी बात यह है कि डिसिप्लिन जो है, उस डिसिप्लिन को भी वहां पे वो रखने में आपकी डिसिप्लिन भी आपको सिखाता है या मदद वहां पे करता है कि क्या हो रहा है, तो ये क्या चीज है, कब करें। तो ये जो रिबैलेंसिंग जो है हर एक साल में एक बार तो कम से कम वहां पे करना बहुत ही जरूरी है। जब भी आपको लग रहा है कि भाई साहब ये एक गलत चीज हो रही है या सही चीज हो रही है, तो ये चीज होना चाहिए। या इसमें एलोकेशन यदि आपका 5 to 10% के आसपास बिगड़े, तो रिबैलेंसिंग करना बहुत ही जरूरी वाली चीज वहां पे रहती है। तो इस पर जो है आपको ध्यान रखिएगा कि रिबैलेंसिंग भले ही एक छोटी वाली टर्म है, बट इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि भाई साहब मैं यदि कोई रिबैलेंसिंग कर रहा हूं, तो उस रिबैलेंसिंग में मेरा जो गोल जो है उस गोल के हिसाब से एडजस्टेड रिटर्न हो रहा है। यदि मैंने वहां पे पैसा लगाया था बट वो सीधा 5 to 10% के आसपास से निगेटिव साइड में गया है, देन ऑब्वियसली मुझे वहां से बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे निगेटिव क्लॉज में नहीं जाना है। और वहां से जाके रिबैलेंसिंग करते हुए एक नया एक स्क्रिप्ट जो है, उस स्क्रिप्ट की दिशा में मुझे जाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा रिस्क जो है वो कंट्रोल नहीं होगा, इमोशंस मुझ पर हावी हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिसिप्लिन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा हूं, देन ऑब्वियसली मेरे जो गोल्स मैंने रखे हुए हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो तो गोल्स अचीव होने ही नहीं वाले। क्योंकि आप ब्रेक इवन की वहां पे राह देखोगे, और यदि आप ब्रेक इवन की राह वहां पे देख रहे हो, देन ऑब्वियसली आपके लिए वहां पे गलतियां होने की चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। और मार्केट जो है वो साइक्लिकल के हिसाब से काम करता है, मतलब हर एक स्टॉक जो है वो साइक्लिकल के हिसाब से काम करता है। ऐसा नहीं है कि XYZ इन्वेस्टर ने पैसा लगाया और वहां से ही वो 10 पट या 10 टाइम्स ही हमेशा 10x के हिसाब से हमेशा रहता रहा। हरगिज वो चीज जो वो नहीं होगी। उसमें आपको इस पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग में ये ध्यान रखना होगा, यदि आपके अगेंस्ट वो चीज जा रही है, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि रिबैलेंसिंग के हिसाब से में ये मुझे होनी चाहिए, और उसको मैं अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर पाऊंगा। अब हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने वीडियो के शुरुआती में दिखाया था कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्या है। तो इसको वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा या उम्दा जोन रहेगा, जहां से आपको हर एक को इस जोन से जाना है। क्योंकि हैंड्स ऑन एक्टिविटी सिंपल बेस प्लान को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेन और पेपर निकालिए। उसमें आपका जो भी चीज रहेगा उस गोल को वहां पे राइट डाउन करिए। क्योंकि पेन और पेपर के साथ आपका जो गोल रहेगा उसको आप राइट डाउन करिए। आप उसमें टाइम कितना है, आज का खर्चा कितना है, वो भी ध्यान रखिए। क्योंकि हर एक को कभी ना कभी तो रिटायरमेंट के दौर में जाना है। जैसे कि इस केस में रिटायरमेंट है, उसके लिए आपका 20 साल बाकी है, और आज का खर्चा जो है वो 30,000 पर मंथ के हिसाब से, वो गोल के हिसाब से रहेगा। दूसरी जो स्टेप जो है, वो आपको जो महंगाई है 20 साल बाद वाली, वो एडजस्टेड आपको करनी होगी। स्टेप्स 2 में आपको ये ध्यान रखना होगा, यदि आज की महंगाई 7% के आसपास है,
और 20 साल का बाद वाला ये आज जो 30,000 लग रहा है वो लगभग 1,15,000 के अराउंड पर मंथ वहां पे जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो मुझे डिसाइड आज ही करना होगा। तो 20 साल बाद मुझे कितना पैसा लगेगा वो मुझे आज ही वहां पे अंडरस्टैंड करना होगा। तीसरी जो स्टेप है टोटल कॉर्पोरस कैलकुलेट करने के लिए, कंसिडर करिए आपके रिटायरमेंट के लिए 25 साल है। तो उस टाइम आपके पास जो है 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो है वो होने बहुत ही जरूरी है। यदि वो 250 3 करोड़ नहीं रहे आपके पास रहेंगे और सिर्फ 40 से 50 लाख रहेंगे तो उससे आपके लिए कुछ भी चीज जो है वो होने की संभावना नहीं रहेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है कि क्या आपको ध्यान रखना है, तो एसेट एलोकेशन जो है वो होना है। एसेट एलोकेशन में इक्विटी में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके पैसे बढ़ने की। डेट में फिक्स इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्विटी में हम 12 से मैक्स परसेंट कर सकते हैं और डेट में कम से कम हमें 7% के अराउंड जो है वो रिटर्न वहां पे मिल सकते हैं। अब ये जो 3 करोड़ जो है 20 साल में मुझे यदि कमाने हैं, तो मेरे लिए कितने रुपए की एसआईपी जो है वो वहां पे करनी होगी। यदि मुझे कंसिडर करिए, लेट मी हियर, हाँ, यदि मुझे 3 करोड़ रुपए 20 साल में चाहिए तो कितने रुपए की मुझे एसआईपी करनी होगी। तो यदि ब्लेंडेड रिटर्न इक्विटी और डेब्ट का दोनों को मिला के 10% का यदि हम करें तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो एसआईपी रहेगी वो 20 से 22 हजार पर मंथ मुझे वहां पे करनी होगी। और इससे कहते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग। तो जनरली जो महंगाई जो है ना आपके खर्चों को 20 साल बाद 25 साल बाद वो बढ़ाएगी बढ़ाएगी। तो हमेशा ध्यान दीजिए यदि आप गोल प्लान कर रहे हो, भले आपके आज आज के आपके पास आज 1 लाख रुपए है, बट वो जो 1 लाख रुपए है वो 20 साल बाद क्या पता सिर्फ 2,000 ही हो जाए। ओके। तो इस पैसे को काम करने के लिए ये क्यों हो गए, क्योंकि महंगाई जो है ना वो महंगाई वो बढ़ती जाएगी और इस वजह से आपका जो इनकम पैसे की जो वैल्यू है ना वो घटती हुई जाएगी। ये महंगाई आपका वैल्यूएशन जो है वो घटाती है और यदि वो घट रही है देन ऑब्वियसली आपके लिए वो एक डेंजरस सिचुएशन जो वो क्रिएट कर सकती है। तो आज का कंसिडर करिए आपका खर्चा 30,000 के अराउंड है, 20 साल बाद वो खर्चा 1,15,000 के अराउंड होगा। तो रिटायरमेंट को आपको यदि 25 साल है तो उस हिसाब से आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए वहां पे लगेंगे और उसमें आपको एसेट एलोकेशन जो करना है वो 70 इक्विटी में करना है, 70%, और डेट में कर्जे में जो है वो 30% करना है। उसमें भी आप जो कंपाउंड रिपोर्ट कंसिडर कर रहे हो वो 10% के अराउंड है इक्विटी और डेट को। तो 3 करोड़ यदि आपको चाहिए तो उसमें आपको जो एसआईपी करनी चाहिए वो 20 से 22 हजार के अराउंड करनी चाहिए और उस दिशा में उस सोच में आपको वहां पे जाना बहुत ही जरूरी है। ये ध्यान वहां पे रखिएगा क्योंकि हर एक करेगा ये चीज हुआ ये चीज हुआ, ये वहां पे नहीं रहेगा। तो समरी क्या है, समरी ये है कि यदि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको एक ध्यान वहां पे रखना है कि भाई साहब मैं यदि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उस इन्वेस्टमेंट में मेरे लिए कुछ आउटकम जो है वो होने की संभावना है क्या। यदि आउटकम होने की संभावना है देन क्या मैं सही डायरेक्शन में सही दिशा में जा सकता हूं। तो आउटकम ये है कि गोल के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन को मतलब महंगाई को इग्नोर मत करिएगा। आज जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू वो रहने वाली नहीं है क्योंकि महंगाई उसको कम करती हुई दिखेगी। एसेट एलोकेशन जो है आपका रिस्क कंट्रोल करता है। हर एक साल में या जब भी आपका पोर्टफोलियो 5 से 10% के अराउंड डाउन होता है तो उसे बुक करना ही जरूरी है। इसी वजह से रिबैलेंसिंग करना जरूरी है और इसी वजह से आपका डिसिप्लिन में रहोगे। इसके साथ आपका इमोशंस कंट्रोल रहेंगे और प्लानिंग सिंपल रखो और उसके साथ जो है उसकी दिशा में कंसिस्टेंसी जो है वो करने की कोशिश वहां पे करिए। और यदि इस वीडियो से आपको वैल्यू लगी हुई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा आपका नेक्स्ट गोल क्या है। फ्री लर्निंग के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है। तो तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करो और सेफ रहो। तो यही चीज जो है मोस्ट ऑफ टाइम लोगों से गलती हो जाती है और इस गलती की वजह से लोग जो है वहां पे सोच नहीं पाते कि